आपकी आवाज़ में आज मुलाकात कर रहे हैं राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जैन साहब एंड सभी व्यापारी उद्योगपति और व्यापारियों से, जिनसे चर्चा करेंगे उद्योग की, व्यापार की, व्यवसाय की। और क्योंकि पॉलिटिकल सीजन चल रहा है तो पॉलिटिक्स की भी आप और हम चर्चा करेंगे और जानेंगे इनका व्यू। जी जैन साहब, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा आपसे कि किस तरह से आप सिनेरियो अभी देख रहे हैं और इंडस्ट्रीज़ का सिनेरियो के बारे में, आप इंडस्ट्रीज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बात है, भारत आज तीसरी आर्थिक शक्ति की ओर बढ़ रहा है। उस दृष्टिकोण से जो स्टेट्स हैं वो भी विकास की मंजिल को ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। देखना इस बात का है कि भारत सरकार की जो नीतियां हैं उनको स्टेट्स के माध्यम से किसका और क्रियान्वयन करती हैं। कुछ स्टेट्स सक्रिय हैं, कुछ स्टेट्स अभी इसमें ल्यूकवार्म है। यह हो सकता है राजनीतिक दृष्टि से भी उनका ख्याल हो, लेकिन जहाँ तक औद्योगिक विकास है और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास है, औद्योगिक के साथ साथ सामाजिक विकास जिसे कहते हैं सोशल इम्प्रूवमेंट, वो भी साथ के साथ है। जैसे स्वास्थ्य की सेवा है, पानी की समस्या है, इस सब के बारे में भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन उचित ढंग से अगर हो तो निश्चित तौर पर सारे स्टेट्स का विकास संभव होगा। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य की बात की जाए तो राजस्थान में किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या कमियां रह गई स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, क्या कमियां और क्या बेटरमेंट हुआ है अभी 10-5 सालों में? पता है, राजस्थान की एक विषम परिस्थिति है। राजस्थान की जितनी आय है उस आय में तो पेंशन के भुगतान और तनख्वाह और ब्याज में ही निमट जाता है, और विकास के लिए रिजर्व बैंक से लोन लेना पड़ता है। और आज स्थिति यह है, करीब 6 लाख करोड़ रुपए का कर्जा राजस्थान पर है, और प्रति व्यक्ति अगर हम देखें तो 65,000 रुपये का कर्जा प्रति व्यक्ति पर है। योजनाएं बहुत अच्छी हैं, मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी योजनाएं बनाई हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से, पानी की दृष्टि से, उद्योग की दृष्टि से, लेकिन उनको ज़मीन पे धरातल पे उतारने की जो तीव्र गति होनी चाहिए उसमें बहुत से अड़चनें आती हैं, और अड़चनें इस प्रकार की हैं कि विकास को अवरुद्ध करती हैं। मेरा मानना है, राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हमने प्रतिवेदन भी दिया है कि आपने ज़िले तो 33 से 53 कर दिए, लेकिन इन ज़िलों के लिए और इन ज़िलों पे होने वाले खर्चे कहाँ से मीट आउट होंगे। और उसके साथ के साथ जो यहाँ पर एक कहावत चली आ रही है कि बगैर पैसे के काम नहीं होता, वो ये एक अच्छी योजनाएं तो हैं, लेकिन उसके साथ ये लफ्ज़ जो जुड़ा हुआ है, मेरे ख्याल से इसको मिटने की आवश्यकता है। लेकिन उसके पश्चात भी राजस्थान ने विकास किया है, निर्यात की दृष्टि से, इंडस्ट्री के निवेश की दृष्टि से, रोज़गार के सृजन में निश्चित तौर पर हम थोड़े पीछे हैं, लेकिन वो भी मेरा मानना है कि अब आज राजनीतिक परिदृश्य है, आचार संहिता लग गई है, अब जहाँ जो काम है वो स्थायी रुक गए हैं। अब 2 महीने बाद क्या होगा, कौन सरकार बनेगी, इन नीतियों का वो कंटिन्यूटी रखेंगे या नहीं रखेगी, ये भविष्य बताएगा। लेकिन अंततः मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान ने निश्चित तौर पर विकास तो किया है। आपने कहा कि 6 लाख करोड़ का कर्जा है, कि कर्जा लेके विकास किया है, और क्या योजनाएं क्रियान्वित हो पाएगी? क्या सरकार, आने वाली सरकार या प्रेजेंट सरकार उसको योजनाओं को प्रॉपर रूप से क्रियान्वित कर पा रही है? योजनाएं बनाना एक अलग बात है पेपर पे, और उसको क्रियान्वित करना बड़ी बात है। आप क्या कहना चाहेंगे अरुण जी? देखिए, जो राजस्थान में विधानसभा चुनाव अभी डिक्लेयर हो चुके हैं, रणभेरी बज चुकी है। ऐसे में निश्चित रूप से राज्य का विकास, और राज्य का विकास के साथ ही जब भी राज्य का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। देश आज 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। आज राजस्थान का दूसरा स्थान है जीडीपी में, कलेक्शन में, पूरे देश में। ऐसे में निश्चित रूप से राजस्थान तेज़ी से जो बीमारू राज्य की श्रेणी में था उससे निकलकर
आज राजस्थान का सर्वांगीण विकास हो रहा है। लेकिन मैं आपके चैनल के मार्फत यही संदेश देना चाहूँगा कि जो भी सरकार आए व्यापार उद्योग जगत को विशेष ध्यान में रखें, क्योंकि व्यापार उद्योग जगत तरक्की करेगा तभी राज्य विकास होगा। ऐसे में व्यापार उद्योग की नीतियों को, हालांकि अभी अब जो वर्तमान में सरकार है उन्होंने काफ़ी कुछ घोषणाएं की है, काफ़ी कुछ रिप्स की पॉलिसी लाई है, एक MSME फैसिलिटेशन एक्ट लाए जिसमें 5 साल तक, 3 साल था उसको 2 साल बढ़ा के 5 साल तक कोई भी लाइसेंस और वो लें। लेकिन उसमें भी एक विडंबना है, ज़मीन का जब तक वो कन्वर्सेशन नहीं होगा और 5 साल बाद फिर वो उसके बाद ज़मीन कन्वर्जन नहीं होता है तो फिर लोन नहीं मिलता बैंक से लोन क्योंकि आज इंडस्ट्री को चलाने के लिए 2 ही फैक्टर है, फाइनेंस और फ्यूल। ऐसे में फाइनेंस अटक जाता है और फ्यूल का जहाँ मैटर है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा बिजली की दरें आज पूरे देश में 3रे नंबर पे राजस्थान में बिजली की दरें हैं। और अल्टरनेट एनर्जी का सोर्स जो रिक्वायरमेंट था डेवलप करने का, चाहे LPG लाइन और नेचुरल पाइप गैस लाइन था, वो घरों में तो ऑलरेडी अभी पाइपलाइन डल रही है, लेकिन इंडस्ट्रीज में अभी तक इनका ध्यान नहीं गया है। तो इंडस्ट्रीज में भी अल्टरनेट, क्योंकि सोलर हब है एक राजस्थान, पूरे देश का सबसे बड़ा सोलर हब है। ऐसे में सोलर के भी विडंबना है, सोलर में हम प्रोडक्शन कर लेते हैं लेकिन पूरा प्रोडक्शन जब भी काम में ले सकते हैं, इसमें भी कई बाधाएं, कई लिमिटेशन, कई कंडीशंस ऐसी डाली हुई सरकार की। तो मैं आपके चैनल के मार्फत अनुरोध करूंगा कि राजस्थान के व्यापार उद्योग जगत को लेकर भी, जैसे हमारी एक इंडस्ट्री की मांग थी कि रिक्को इंडस्ट्रियल एरिया को अभी तक वेयर हाउस को इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया, जबकि मतलब पैरेलल बात है, UDF डिपार्टमेंट जो राजस्थान सरकार का अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो रिको वेयर हाउस को इंडस्ट्री का दर्जा मानता है, किंतु रिको चूंकि गवर्नमेंट की एक सेल्फ इंटिटी, इंडिपेंडेंट इंटिटी है, उन्होंने हमारी मांग 4-5 साल से लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक अब आचार संहिता लग गई, उसको इंडस्ट्रीज को वेयर हाउस को इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दे रहे। जबकि कई स्टेट, कर्नाटक है, आज UP है, दिल्ली है, हरियाणा है, 5 कितने स्टेट आज, जब कोरोना आया, कोरोना की मार के बाद 2-3 साल बाद जब इतना रिसेशन का पीरियड चला, ऐसे में, और जयपुर और राजस्थान की बात करूंगा तो जयपुर में कई इंडस्ट्रियल एरिया जो सिटी के बीच में आ गए, इससे पोल्यूशन भी होता है। यदि वेयर हाउस को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाएगा तो सर्विस इंडस्ट्री आएगी, जिससे निश्चित रूप से राज्य का विकास होगा और इंडस्ट्री भी जो जगह है वो भी जरूरी है, मैन्युफैक्चरिंग भी जरूरी है, सर्विस इंडस्ट्रीज भी जरूरी है। आपसे बात करना चाहेंगे आप इस मुद्दे पे। जी अमीनी साहब, आप थोड़ा हमारे व्यूअर को देखिए, मैं इंडस्ट्रीज वाली संबंधित बात करूं तो मैं आपको ये बात बता दूं कि राजस्थान हमारा जो है, सरकार को जो इंडस्ट्रीज के लिए कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठे। उसका कारण ये है कि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारे बगल के जो प्रदेश हैं, गुजरात हैं या हरियाणा हैं, उस कंपैरिजन में हमारा राजस्थान बहुत पीछे रहा और सरकार ने इसकी ओर ध्यान कम दिया। कम देने से मतलब क्या है, जैसे कि बिजली की रेट राजस्थान में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा 2-3 नंबर पर है, जबकि इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा रोल होता है। हमने कई बार ये बात कही गई कि भाई आप और स्टेटों में रात को जो है बिजली दे देते हैं और उसको आधी रेट में मिल जाती है क्योंकि वो वेस्ट जाती है, वो उसके बारे में सरकार ने यहाँ कदम नहीं उठाया। तीसरी बात, जब मोदी जी ये कहते हैं एक देश एक नेशन, तो मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कि राजस्थान हो या कोई भी प्रदेश हो, इस बिजली का भी एकीकरण होना चाहिए, कि इसका भी एकीकरण हो कि भाई सब जगह बिजली एक से हो, अदरवाइज तो हम तो कम्पीट कर ही नहीं पाते हैं। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरा, हमारे राजस्थान में कोई इंडस्ट्रीज के लिए कोई नया एरिया खोला जाए या कुछ और नए जोन बनाए जाएं या कुछ इस ओर ध्यान गया ही नहीं या दिया ही नहीं। अच्छा, दूसरा जैसे वेट है, अब वेट का देखिए आप, ये जो टैक्स है, ये अपना पेट्रोल डीजल यहाँ पर हमारे बगल में जो है हरियाणा है, दिल्ली है, सब जगह देखो वहाँ कम है और यहाँ इतना ज़्यादा है, तो यहाँ कैसे बिजनेस सर्वाइव करेगा राजस्थान को? आप लोगों को नहीं लगता कि व्यापारियों की आवाज़ को कहीं कमजोर समझा जा रहा है? जहाँ व्यापारी हजारों लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स दे रहा है, उसके बावजूद भी व्यापारी को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, उसको आंख मूंदी जा रही है और कहीं नहीं फालतू की योजनाओं में पैसे लगा के सरकार अपना बजट, बस सरकार जो है बस ये दूसरी ओर देख रही है, भाई ये फ्री कर दें, ये कर दें।
वो करते हैं, अरे ये तो ठीक है, फ्री करो, आप किसी को करो, गरीब को दो, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजस्व कैसे आएगा इस ओर भी तो ध्यान देना चाहिए ना। राजस्व जब ही आएगा जब इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, या लोगों को जो है जो किस कंपेरिजन में हम दूसरे स्टेट से कहाँ पीछे हैं क्या है उस ओर ध्यान देंगे, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। इस ओर ध्यान नहीं दिया, ये थोड़ी बात है। और इसी प्रकार से जीएसटी में अब साहब हर जगह का आप अकाउंट खोलिए, मान लीजिए काम आप हरियाणा में काम कर रहे हैं तो हरियाणा में वहाँ पर अलग अकाउंट खोलिए, ये नहीं होना चाहिए। जब एक पैन नंबर है, एक जगह है, तो राजस्थान का राजस्थान में नहीं हो जाना चाहिए, हरियाणा वाला का हरियाणा में हो जाना चाहिए। अब क्या है, वहाँ वकील करो, वहाँ जाओ, वहाँ असेसमेंट कराओ, पैन नंबर नया लेना पड़ता है, वहाँ पर सारा रजिस्ट्रेशन अलग कराना पड़ता है और सारा असेसमेंट अलग कराइए। तो हर जगह ये करना, ये एकीकरण नहीं हुआ। ये इसको इसमें सुधार की बहुत बड़ी आवश्यकता है और ये बहुत बड़ी समस्या है जिसके लिए समझ में नहीं आता कि इसको निवारण कई बार कहा गया। सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारे चैम्बर से लिखा गया है और कई बार मीटिंगों में भी ये बात कही गई है, हाँ बोला भी गया है, लोगों ने बहुत उठाया है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बात कहना चाहता हूँ कि ये एकीकरण ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये जीएसटी का एकीकरण तो एक जगह से ही हो, सारा सब डेवलपमेंट जो भी हो जहाँ से, क्यों यही पैन नंबर सारी डिटेल यहीं आ जाती है, फिर जरूरत क्या है कि हम अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराएं, क्या कराएं। ये सब और बड़ी विडम्बना है जो इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। थोड़ा आप हमारे व्यूअर्स को मैं ज्ञान प्रकाश, वाइस प्रेसिडेंट राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स। मैं समझता हूँ कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो राजस्थान में इस गवर्नमेंट के टाइम पे हुआ है, वो मेरे ख्याल से इन्होंने बहुत पॉलिसीज़ बनाई और पॉलिसीज़ के ऊपर ध्यान दिया गया, सारी इंडस्ट्री बॉडीज़ को इन्वॉल्व किया, सारे इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया। उसके बाद में मेरा तो ओनली कहना यह है कि इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती और आज के दिन जो एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ कि लैंड को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कन्वर्जन के ऊपर। 3 साल का आपको कहा जी 3 साल में कन्वर्ट करा लीजिए। अब कन्वर्जन के लिए आप आज के दिन निर्देश लगा दें तो सबको फाइनेंस कहाँ से मिलेगा? बेसिकली बिना कन्वर्जन के, और आपको अगर नहीं मिलेगा तो फाइनेंस भी नहीं मिल पाएगा। इसी तरह से अगर आप देखें तो हमारे यहाँ जो राजस्थान एज ए स्टेट, वी मस्ट नो वी हैव गॉट ह्यूज लैंड एंड गुड वाइब्रेंट। आप जितना हम चाहते हैं कि सोलर पावर को हम बढ़ावा दें, उतना हो नहीं पाया। सोलर एक बड़ी अपने आप बहुत बड़ी भी, और हो सकता है। मेरे साथियों ने कुछ तो ऑलरेडी बता दिया है कि क्या हम लोगों को एकीकरण चाहिए या नहीं चाहिए। जो होना चाहिए वो अपनी जगह पे है और वो भी एक अहम मुद्दा है। उसके साथ साथ मेरा एक आपसे यही कहना है कि सारे स्टेट्स जब से जीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जब से लाई, आई थिंक ये बहुत बड़ा स्टेप था, क्योंकि जितने भी बहुत बड़ी क्रांति हुई है और उसको सारे व्यापारियों ने बहुत जल्दी अपना लिया। तो आई थिंक वो भी एक इम्पॉर्टेंट अहम रोल व्यापारियों का रहा। बस इसी के साथ में मेरा एक ही जो आता है वो ये आता है कि कहीं ना कहीं अभी हमारे सिस्टम्स को बहुत इम्प्रूव करना है। उसमें चाहे सर्वर की प्रॉब्लम हो चाहे कुछ हो, दैट इज़ बिसाइड्स दी, उसमें इन्वेस्टमेंट तो चाहिए। अब उसके बाद जो बात आ रही है वो ये है कि हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल 2 स्टेट लगे हुए हैं, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा। हमारे यहाँ जो मेजर लॉस हो रहा है वो रेवेन्यू का मेजर लॉस वहाँ पर है, जो कि हर व्यापारियों का। और आपने देखा है कि पेट्रोल इंडस्ट्री, पेट्रोल डीलर्स ने स्ट्राइक 2 बार करी, बट अभी तक कोई गवर्नमेंट के यहाँ से कोई उसका रुझान नहीं आया। तो इसको लेके अगर रेवेन्यू लॉस को अगर आप गिने तो ह्यूज लॉस है, बिकॉज जो गाड़ी गुजरात से चलती है और उसको सेंट्रल में जाना है तो वो पूरा क्रॉस कर जाएगी, उसको डीजल पेट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ये मान कर चलिए। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा लॉस है। पर इसी के साथ में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कोरोना के टाइम पे जब गवर्नमेंट की फिगर्स आए थे स्टेट के, तो उन्होंने कहा कि साहब हमारा जीएसटी 12% का इजाफा हुआ, और आज के दिन 23 से 25% का इजाफा जो पास से अगर कंपेयर करें तो हुआ। तो मेरा ये कहना है कि रेवेन्यू बढ़ रहा है और वो जा कह रहा है।
डेवलपमेंट नहीं जा रहा। डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है वो नहीं समझ में आ रहा। इंडस्ट्री इज अ बैकबोन फॉर द कंट्री एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सो उसके अंदर अगर आप देखिए, अगर सोचियों में ही देखते रहेंगे तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को मार लगेगी। तो इंडस्ट्री को देखने के लिए मेन रुझान होना चाहिए। मैं आनंद मेहरवाल, महासचिव राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। सभी दर्शकों को नवरात्रि, विजयदशमी और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। व्यापार और उद्योग के बिना किसी भी प्रदेश का विकास संभव ही नहीं है और राज्य सरकारों का केवल ध्यान जो है वो वोटों की तरफ होता है। उनका ओरिएंटेशन टोटली वोट बैंक ओरिएंटेशन होता है कि हमको कहाँ से वोट मिल सकते हैं। व्यापार और उद्योग अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। उनके ऊपर जिस प्रकार से काम होना चाहिए वो किसी भी प्रकार का काम जमीनी हकीकत पर नहीं दिखाई देता है। एमएसएमई इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा लगे, जो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दे सके, उसके लिए माहौल नहीं है। लोग कोई भी जो भी उद्योग लगाना चाहते हैं उनको अनेकानेक चक्कर और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि बिजनेस फ्रेंडली और इंडस्ट्री फ्रेंडली इकोनॉमी बनाना बहुत आवश्यक है। राज्य में कई प्रकार की विसंगतियां हैं और उन जीएसटी में भी विसंगतियां हैं कि जिस प्रकार अगर एक व्यक्ति ने किसी से माल परचेज किया, उसका जीएसटी नंबर देख कर के किया और वो पार्टी कोई डिफाल्टर हो जाती है तो जो परचेजर है उसको उसका जीएसटी का विद पेनल्टी भुगतान करना। तो ये राज्य सरकार की नीति होनी चाहिए कि जिसको जीएसटी नंबर दे हुए हैं उसकी जांच पड़ताल अच्छे से करे। ये उनका काम होना चाहिए, व्यापारियों का नहीं। लेकिन व्यापारियों को तरह तरह से प्रताड़ना होने की वजह से ये माहौल हम बना नहीं पा रहे। मैं अशोक जैन, टेक्सटाइल उद्योग से रिलेटेड मुद्दे मैं यहाँ रखूँगा। बड़ी इंडस्ट्रीज है अशोक। टेक्सटाइल बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, सही बात है। काफी सालों से 30-40 सालों से आप इसको देख रहे हैं। ये सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर इंडस्ट्री है राजस्थान में एग्रीकल्चर के बाद में। जी जी। और यहाँ बहुत भीलवाड़ा हब है, ब्यावर हब है, पाली है, सांगानेर है, जोधपुर है, किशनगढ़ है, बहुत जगह ये बगरू है। लेकिन फिर भी उस लेवल पे उस हिसाब से डेवलप नहीं हुआ। क्या क्या इशू है, क्या किंतु परंतु है, क्या रुकावटें हैं इस इंडस्ट्रीज को? देखिए, एक्सपोर्ट तो बहुत हो भी रहा है और इसको बढ़ भी सकता है जी। मेजर इशू जैसा कि आप सबने इंगित किया है, ये पावर इशू है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, गवर्नमेंट की पॉलिसीज की बात कर रहे हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का रोल आ जाता है। हाँ। वहाँ पे इंडस्ट्रीज जी हो सकती है, डाउनफॉल में जा सकती है। इलेक्ट्रिसिटी 30 से 40% इनपुट हमारा कॉस्टिंग का पार्ट है। जी जी। तो हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जैमिनी साहब ने अभी कहा है कि 1 नेशन 1 टैरिफ, ये भी एक बहुत अच्छा सुझाव दिया। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर यदि काम करें, इस पे काम करें, ये इशू ये चल रहा है मुद्दा, लेकिन यदि ये इम्प्लीमेंट होता है तो इससे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। वी आर लैंडलॉक स्टेट। हम लोगों की कॉस्टिंग इसलिए भी ज़्यादा आती है क्योंकि हमारे को या तो कोयला इंपोर्ट करना पड़ता है या बिहार से मंगाना पड़ता है। तो यहाँ एक ये भी कारण है कि लैंडिंग कॉस्ट भी बहुत महंगी पड़ती। तो मैं एक और सवाल उठा रहा हूँ कि हमारी ये तो तय है कि रेटें बहुत ज़्यादा है और हम हर स्तर पे इस मांग को उठाते आए हैं। और एक अभी जो करंट इशू है पावर कट, जब हमसे कॉन्ट्रैक्ट डिमांड पे साइन किए गए हैं कि ये 10 मेगावाट आपको दी जाएगी, ये कॉन्ट्रैक्ट डिमांड है आपकी, है, उस कॉन्ट्रैक्ट को भी पूरा नहीं हो पाता। अब आज की तारीख में हमारे को सप्ताह में 2 दिन पावर कट झेलना पड़ रहा है, जबकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसको लाचार किया जा रहा है, आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, यस, इसको लाचार कर रही है गवर्नमेंट, ध्यान नहीं दे रही। मतलब नहीं, ये प्लानिंग होनी चाहिए। जैसे हमारी ये डिमांड है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को
अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई सारी मिले। इंडस्ट्रीज को मिलनी चाहिए, टेक्सटाइल को भी मिलनी चाहिए। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री को क्या धागा टूट जाता है। हम बीच में 3000 वर्कर 2000 वर्कर की पाली होती है, वो उनको उनकी शिफ्ट को एट द 11th आवर नहीं बुला सकते, और हमारा राउंड द क्लॉक प्रोडक्शन प्रोसेस होता है। तो ये एक तो ये है, इसका मान लो सरकार डिस्कॉम दे नहीं पा रही है, मान लो कॉन्ट्रैक्ट डिमांड होने के बावजूद, तो हम पावर एक्सचेंज से खरीदें। लेकिन पावर एक्सचेंज में इतने ज़्यादा राइडर्स लगा रखे हैं डिस्कॉम ने कि हमारे को 4 रुपये तो इस पे लोडिंग हो जाती है स्टेट डिस्कॉम के एक्सपेंसेस की। ट्रांसपोर्टेशन, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन या बाय वे ऑफ क्रॉस सब्सिडी, बाय वे ऑफ एडिशनल सरचार्ज, बाय वे ऑफ व्हीलिंग चार्जेस। तो ये फाइबर नहीं छोड़ा है। पहले तो इस पे 15-20 पैसे लगता था। हम पावर में और इलेक्ट्रिसिटी में मैं समझता हूँ काफी इनोवेशन अगले 3 से 5 साल में देखने को मिलेगा, एज पर सोलर और एज पर बैटरी में जो चेंजेस आ रहे हैं। जी सर, एक मुद्दा और मैं बताऊं कि हम लोगों ने ये डिमांड की थी कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर वर्क्स है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर वर्क्स है, उसकी हर जगह इन्वॉल्वमेंट है। भूजल से आप पानी निकालते हैं तो हर तरीके का वो उनको ही सब कुछ परमिशंस देते हैं। उसमें व्यापारियों को बहुत परेशानी आती है। तो हमने सरकार से डिमांड की थी 2 साल पहले कि ये अपना खुद का भूजल बोर्ड हो। तो 2 साल पहले ही सरकार ने बजट भाषण में मुख्यमंत्री जी ने कह भी दिया था कि प्रदेश का अपना भूजल बोर्ड हो, लेकिन वो अभी तक धरातल पे नहीं उतर पाया। तो ये जल्दी से जल्दी इसका गठन हो, ये हमारी थैंक यू। बोर्ड तो अभी सरकार ने काफी गठित किया है, और वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, वो अलग बोर्ड है। ये वो भी बोर्ड तो विजय गोयल, सेक्रेटरी, राजस्थान चैम्बर। जी, उद्योग और व्यापार की बात तो सभी साथियों ने कर दी। जी, मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट राजस्थान के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ कि जब से देश आज़ाद हुआ है, राजस्थान को पॉलिटिकली माइलेज हमेशा से रहा है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे मंत्री हमेशा से रहे, और जितना बड़ा स्टेट है या जितने एमपी हैं उसके मुकाबले हमारे को मिनिस्ट्री में ज़्यादा स्थान मिला है। लेकिन हमारे मिनिस्टर्स कभी भी राजस्थान को वो बेनिफिट नहीं दिला पाए जो कि वो दिला सकते थे। वो काम नहीं कर पाए स्टेट में। आज भी यदि हम अपनी मिनिस्ट्री देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री हमारे पास है। रेलवे हमारे पास है, आईटी हमारे पास है, जल संसाधन हमारे पास है, ग्रामीण विकास हमारे पास है, लॉ मिनिस्ट्री हमारे पास है। इसमें अब कमी कहाँ है? या कमी उन मिनिस्ट्रीज़ में है, या कमी हमारे जनता में है, या हमारे संगठनों में कमी है कि हम उनके ऊपर ये प्रेशर बिल्टअप नहीं कर पा रहे हैं, उनके सामने योजनाएं नहीं ला पा रहे हैं, उनको हम इस बात पे विवश नहीं कर पा रहे हैं कि वो हमारे को उन मिनिस्ट्रीज से राजस्थान को कोई ना कोई चीज़ दिला सकें। यहाँ पे कोई उद्योग दिलाना है, कोई व्यापार दिलाना है, कोई एनवायरनमेंट दिलाना है, कोई इंक्लूसिव इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये यहाँ की जनता को भी सोचना होगा, और जब हम अपने एमपी चुनते हैं तो उनके लिए भी अपने को ये बनाना पड़ेगा, उनको भी, कि वो हमारे को राजस्थान को अपने यहाँ से क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। इसके बारे में भी चाहे वो हम मीडिया के थ्रू पूछें उनसे कि व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन टू द स्टेट, वो अपना। हाँ, और सेकंड मैं सोशल के ऊपर बोलना चाहता हूँ कि यदि राजस्थान की स्थिति देखें तो हमारा लॉ एंड ऑर्डर इज़ बेस्ट इन इंडिया। उसके बावजूद इतना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है, और हमारा जो सोशल में लॉ एंड ऑर्डर की मैं एक क्वेश्चन डाल देता हूँ, क्योंकि ये तो लॉ एंड ऑर्डर की बात होगी तो मैं बोल देता हूँ, क्योंकि पब्लिक में जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट अब राजस्थान गवर्नमेंट ने प्राप्त किया है। आप बात करें कि वुमेन्स पे अत्याचार की बात करें, चोरी, गुंडागर्दी, डकैती की बात करें, सभी चीज़ों में तो लॉ एंड ऑर्डर तो बिखर सा गया है कि राजस्थान से गवर्नमेंट नहीं संभाली जा रही। स्टेट मैं इन बातों से सहमत नहीं हूँ साहब। सहमत इसलिए नहीं हूँ कि ये सारे इश्यूज जब इलेक्शन होते हैं तब उठते हैं,
और उस समय लगता है कि जैसे लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। जी जी। जबकि यदि हम लॉ एंड ऑर्डर की अदर स्टेट से कंपैरिजन करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर आज भी राजस्थान का सबसे अच्छा है। यहाँ आज भी रात बिरात आने जाने में कहीं कोई तकलीफ नहीं होती है। इंडस्ट्रीज़ को कोई यहाँ पे रंगदारी वगैरह हफ्ता वसूली ऐसा काम नहीं होते हैं। यहाँ पे आज भी रैंसम वगैरह और किडनैपिंग नहीं होती है। लेकिन आज भी साहब अदर स्टेट, अभी आप इलेक्शन टाइम को छोड़ दो साहब, यदि अपन 4 साल देखें तो ऐसे कोई बड़े इश्यूज नहीं थे। ये तो इलेक्शन समय पे हमेशा इशू उठते हैं। और यदि हम कंपैरिजन अदर स्टेट से करें तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इंक्लूसिव जो हमारे यहाँ पे जो कास्ट बेस है, वो कास्ट बेस भी बड़ा हमारे यहाँ पे बिखरा हुआ है। जिस ढंग से कोई आपस में ऐसी दिक्कत नहीं है जो कास्टिज्म की दिक्कत अदर स्टेट्स में है, वो हमारे स्टेट में नहीं है। हमारा स्टेट आज भी इंक्लूसिव इन्वेस्टमेंट के ऊपर चलता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ऊपर चलता है। यहाँ की संस्थाएं इंक्लूसिव स्टेट डेवलपमेंट पे ध्यान देती है। तो हमारा सोशो सीए में इनकम टैक्स का वो बताओ ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रॉब्लम आ रही मर्जिया लोग जी। सेकंड राउंड में अपन बात करेंगे। जैन साहब अभी पूरे विदेश दौरे पे जाके आए पूरी टीम को, डेलीगेट्स को लेके, क्या फ़ायदा हुआ उस दौरे का और किस तरह से आप राजस्थान के उद्योग व्यापार और इंडस्ट्रीज़ को देख रहे हैं? आप एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन के एज ए प्रेसिडेंट के रूप में देख रहे हैं, किस तरह से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एम्प्लॉयर एसोसिएशन तो जुड़ा ही हूँ, बट राजस्थान चैम्बर का भी ऑनरेरी जनरल सेक्रेटरी हूँ। जी जी जी। तो सबसे पहले हमें जो परेशानी होती है यहाँ पर, वो ये होती है कि देश को जातिगत जनगणना के बीच में जो ढकेला जा रहा है ना, तो वो जातिगत जनगणना उद्योग और व्यापार को हमेशा नीचे लाती है और जाति के मुद्दों को ऊपर उठा देती है। जब आगे कभी जातिगत जनगणना करनी हो तो ये भी करना चाहिए कि इनकम टैक्स पेयर में कौन सबसे ज़्यादा है, जॉब प्रोवाइडर में कौन सबसे ज़्यादा, उसकी गणना भी होनी चाहिए और उसके आधार पर आरक्षण और टिकट का बंटवारा होना चाहिए, न कि जाति के आधार पे। जिस देश को आप जाति में बांट दोगे वो देश तरक्की करेगा कहाँ से? आप 100 के नोट के 4 टुकड़े कर दीजिए, क्या हर टुकड़ा 25-25 रुपए में चलेगा? आपने बांट दिया जाति में उसको। तो जब नोट अगर 100 का फट गया तो उसकी वैल्यू खत्म हो गई। आप स्ट्रेंथ को खत्म कर रहे हैं, स्ट्रेंथ को खत्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो पार्टियों के आला कमान बैठे हुए हैं उनसे मैं ये दरखास्त करना चाहूँगा, चाहे हमारे यहाँ के सीएम हो या पीएम हो या कोई भी हो, किसी पार्टी का आला कमान हो, कम से कम देश को जातिगत जनगणना में न ढकेलें और यहाँ के उद्योग और व्यापार की गणना करें। कौन टैक्स ज्यादा दे रहा है, कौन काम अच्छा कर रहा है, उसका भी आरक्षण करें, उसको भी टिकट दें, न कि जाति के आधार पे टिकट दें। चुनाव की बात है इसलिए मैं टिकट की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है जो 1 नेशन 1 पावर टैरिफ की बात हो गई, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, क्योंकि उद्योगों की लागत की जहाँ बात आती है उसमें 1 पावर टैरिफ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरा एक मुद्दा मैं काफ़ी समय से उठाता रहा हूँ, कोरोना के बाद से सबसे ज़्यादा तकलीफ में एमएसएमई आ गई है, आपको पता है। एमएसएमई क्रेडिट कार्ड इनको इशू करना चाहिए। ये मांग हम राज्य स्तर पे हर मीटिंग में उठा चुके हैं और केंद्रीय स्तर पे भी हर मीटिंग में उठा चुके हैं। अभी अरुण अग्रवाल जी, नारायण राणे जी से इनकी 1-to-1 मीटिंग थी, वहाँ पर भी ये मुद्दा इन्होंने रखा था कि एमएसएमई क्रेडिट कार्ड दे दें। उससे होगा क्या, बहुत सारी एमएसएमई ऐसी हैं जिनके पास अपनी कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं है, पर वो काम अच्छा कर रही है, रिकॉर्ड अच्छा है, उनको बैंक लोन देते नहीं है क्योंकि उनके पास कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं। एक सेशन ले लेंगे कि बैंक लोन में क्या कमियां, क्यों इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो उसमें क्या होगा, यदि एमएसएमई क्रेडिट कार्ड आप दे देंगे ना इंडस्ट्री को, उनके टर्नओवर पे आधार करके दे दें, उनकी 3 साल की बैलेंस शीट के आधार पे दे दें, उनकी जीएसटी के रिटर्न के आधार पर दे दें, कोई आधार बना लें उसका, वो मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा काम क्या होगा, जब हमें ज़रूरत है पैसे की, फंड की ज़रूरत है, उस वक्त हम उससे फंड निकाल के काम में ले लेंगे और जब हमारा पेमेंट आएगा हम वापस चुका देंगे। तो एक फैसिलिटेशन हो जाएगा फंड का, जो व्यापार में, उद्योग में सबसे ज़्यादा ज़रूरत फाइनेंस की है। तो इसको यदि किया जाए, ये 2-3 पॉइंट जो हमारे सब भाइयों ने रखे हैं, जैन साहब ने भी रखे हैं, इनको इम्प्लीमेंट करते हैं, न सिर्फ प्रदेश की तरक्की होगी बल्कि देश की तरक्की होगी। हम जीडीपी में हम उद्योगपति अपना योगदान दे पाएंगे। जी, थैंक यू। एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी को आप रिप्रेजेंट करते हैं, प्लीज़ आप बताइए किस तरह से एविएशन सेक्टर में किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, जयपुर किस तरह से देख रहे हैं, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को किस तरह से देख रहे हैं, डोमेस्टिक कनेक्टिविटी को कैसे देख रहे हैं, और सारे व्यापारी और इंडस्ट्रीज मिलके और आपके सहयोग से कैसे वाइब्रेंट हो सकती है। एक एविएशन बड़ा फैक्टर है जहाँ आप समय को लिमिट कर देते हैं एविएशन के थ्रू, उसका वैल्यूएबल टाइम यूजफुल हो जाता है। आप बताइए प्लीज़। नमस्कार। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा
कि मैं चाहूँगा आपका नाम और विष्णु मोहन झा, CAO चीफ एयरपोर्ट ऑफिसर जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि जैसे अभी अमृतकाल चल रहा है, बराबर मतलब इसकी जिक्र की जाती है बहुत सारे फोरम्स पे, और इसको भी याद किया जाना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो शायद दोबारा नहीं आने वाली। और अगर प्रीवियस टाइम्स में देखें तो व्यापार जगत ने काफ़ी अहम रोल प्ले किया, इनफैक्ट लीडिंग रोल रहा है पूरे दुनिया में। और जैसा कि सब लोगों ने कहा है, सब बड़े लीडिंग लोग व्यापार के यहाँ बैठे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आई थिंक पॉलिसी ऐसी बने जिससे कि ईज़ ऑफ बिजनेस बढ़े और लोग ज़्यादा आगे आ पाएँ, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस बढ़ पाएँ। बिकॉज अभी आप देखें तो भारत में जितने बिजनेसेस हैं वो ग्लोबल लेवल पे लोगों की नज़र है कि इंडिया लीड करेगा। सो मेरा उम्मीद ये है कि इस राइट पॉलिसी कंट्रीब्यूशन के साथ हम भी शुक्रिया बन पाएंगे। मैं ये एविएशन की बात करें कि फ्लाइट की कनेक्टिविटी और जो, क्योंकि एक जयपुर एक मेजर एक टूरिज्म हब रहा है, चाहे डोमेस्टिक के लिए या इंटरनेशनल के लिए, तो नियर फ्यूचर में क्या कनेक्टिविटी होने वाली है नेशनल इंटरनेशनल? सो जयपुर एक बहुत ही अहम टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसके अलावा और बहुत सारे स्ट्रेंथ्स हैं इस जगह के। तो जब से ये एयरपोर्ट हम लोगों ने चलाना स्टार्ट किया है, दो चीज़ें करनी है। पैसेंजर्स के लिए सुविधा बढ़ानी थी, उस पर काम चल रहा है। अगले 50 साल के लिए इसकी जो प्लानिंग होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, वो सब हो रही हैं। और जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है वो एक बहुत ही अहम पार्ट होता है। वो मतलब इकोनॉमिक्स इंजन का ग्रोथ इंजन कहते हैं एयरपोर्ट्स को। उसके आसपास जितनी, क्योंकि राजस्थान में किसी को अगर कुछ करना है, कुछ आना जाना है, सामान भेजना है, डॉक्यूमेंट भेजना है, तो आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो एज ए हम लोग ट्राई क्या कर रहे हैं कि डोमेस्टिक कनेक्टिविटी तो पूरे देश के साथ हो ही, स्टेट के विद इन इंटर स्टेट कनेक्टिविटी हो, रीजनल जितने भी जगह हैं, ताकि लोग आराम से जा पाएँ। और इसके अलावा इंटरनेशनल कनेक्टिविटी पे भी हम काम कर रहे हैं। एक्चुअली कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं लॉन्ग ऑन फ्लाइट्स जिसमें उनको लगता है कि इतने लोड फैक्टर्स अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग उनको डेटा मुहैया करा रहे हैं किस तरीके से फ्लाइट स्टार्ट हो सके। धन्यवाद जी। प्रभाती लाल जी हमारे साथ हैं जी। आप हार्डवेयर इंडस्ट्रीज को। प्रभात कुमार गुप्ता, हार्डवेयर से। देखिए, ये जो अब सरकार चल रही है, अभी तो सरकार है ही है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो आज भी हैं, ये नहीं चाहते कि जब राजस्थान में व्यापार और इंडस्ट्री चले। अच्छा, सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती। मैं इसका एग्जाम्पल समझ, 2003 में माचेड़ा सीकर रोड पर हार्डवेयर मंडी को 250 प्लॉट इन्होंने व्यापारियों को दिए कि आप अपनी वहाँ दुकान खोलिए। पूरा पैसा ले लिया, रजिस्ट्री कर दी। हाँ। और चोर बाजारी हमारे संग धोखाधड़ी ये करी कि इनके पास जगह ही नहीं थी और जगह बेच दी। और आज हमको, और जगह इनके पास थी नहीं, जगह ही नहीं है ना बिल्कुल। किसानों से जगह खरीदी ही नहीं इन्होंने, और किसानों ने फिर स्टे ले लिया। जब इनके पास थी नहीं तो इन्होंने बेची क्यों? तो सबसे बड़ा फोर्ट, और आज दिन तक उसका पोजेशन नहीं मिला है किसी भी व्यापारी को। आंदोलन नहीं किया? खूब आंदोलन कर लिए, सरकार से खूब मिल लो। आप क्या बात करते हो? ये आज ही तो मिलने के लिए बैठे हैं, आज से पहले तो ये हमें घात कोई बात नहीं करते, कोई सुनवाई नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं, छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं आपको। झोटवाड़ा इंडस्ट्री एरिया है, जाने की रोड नहीं थी। एक 1.5 किलो पहले ही जो मुख्यमंत्री थी वो भी सब कलाकार थे। लास्ट टाइम जाके उस पुल का उद्घाटन करके और जहाँ से किया कि वो कुछ नहीं हुआ। 5 साल में 1.5 किलोमीटर का आधा पुल बना है जिसमें कोई भी बिल्डिंग तोड़ी नहीं गई है। जब वो 5 साल में 1.5 किलोमीटर का बना है, बाकी का तो अभी भी बकाया है। मतलब 5-5, 6-6 साल में ये 2 किलोमीटर के पुल नहीं बना सकती जो सरकार। और ये पैसा इतना टैक्स आ रहा है हमारे थ्रू, हम इनको कमा के दे रहे हैं लोगों से लेके, तो ये जा कहाँ रहा है? ये पैसा कहाँ जा रहा है, ये समझ में नहीं आई। और गहलोत तो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि राजस्थान में इंडस्ट्री चले, वो तो अपनी रोटी सेकने में। इंडस्ट्रीज की बात की, डेवलपमेंट की बात की, मेजर फैक्टर ये समझ में आया कि पावर सेक्टर एक मेजर रोल करता है राजस्थान में, पावर और पानी। तो वापस जैन साहब पे आऊँगा कि आप किस तरह से देख रहे हैं इस पावर को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, बिजली को कैसे इंडस्ट्रीज तक पहुँचाया जाए जहाँ इंडस्ट्रीज वापस वाइब्रेंट हो सके, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा औद्योगिक इलाका भी हो सकता है। और DFCR जो कॉरिडोर, रेलवे कॉरिडोर, डेडिकेटेड कॉरिडोर बन रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? पानी पे क्या कहना है? जो ये पानी की जो व्यवस्था है अभी 13 जिलों की बनाई है, ये ERCP, इस पे आपका क्या कहना है? और पानी, इलेक्ट्रिसिटी और बिजली किस तरह से आप देख रहे हैं उद्योग के डेवलपमेंट के लिए और एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट पर? देखिए,
विल पावर जो होनी चाहिए वो विल पावर शायद उसकी कमी है। हमने पूरे 5 साल में केंद्र से और राज्य सरकार की एक तरह से तकरार होती रही है, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से हो चाहे किसी भी रीज़न से हो। और उसका परिणाम यह है कि जो ईस्टर्न कैनाल वाला प्रोजेक्ट की बात है, भारत सरकार तो कहती है हमने जो अमेंडमेंट कहे थे वो अमेंडमेंट इन्होंने करके नहीं दिए, हम और एरिया कवर करना चाहते थे, ये पर्टिकुलर एरिया कवर करना चाहते और इसलिए वो मामला अभी तक अधूरा है। इसी प्रकार जो कॉरिडोर की बात आपने की, कॉरिडोर की अभी तक रिपोर्ट बन करके ही नहीं चलेगी जब तक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और गुजरात ने 3-3 इंस्टॉलमेंट उससे ले ली। अनफॉर्चुनेट पार्ट है, हमने सरकार से बार बार हम कहते हैं कि आप हमारे जितने भी ज़िले हैं उसका एक इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल सर्वे तो कराइए कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या चीज़ उपज है, बाजार उसके पास क्या है, वहाँ रोड की कनेक्टिविटी क्या है, रेल की कनेक्टिविटी क्या है, स्किल्ड पावर की अवेलेबिलिटी क्या है, पानी की अवेलेबिलिटी क्या है, जिससे निवेशक जिस उत्पाद पे लगाना चाहता है वो उसी डिस्ट्रिक्ट में जाए, बजाय एक जगह केंद्रीकरण हो जाए। हमने सरकार से कहा है कि आप सेक्टर वाइज इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करिए। हैंडीक्राफ्ट का एरिया है तो हैंडीक्राफ्ट का एरिया ही बनाइए, अगर मिनरल का एरिया है तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का मिनरल बेस्ड एरिया ही बनाइए। ये सारे सुझाव अभी हमने भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में भी दिए हैं। अभी जैसे अरुण अग्रवाल जी ने बात की थी स्टोरेज की, कोल्ड स्टोरेज की, ये हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोल्ड स्टोरेज होगा तो फार्मर्स को जो एक स्टोर करने की आज उनके पास व्यवस्था नहीं है वो इस व्यवस्था होगी और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, किसान को फ़ायदा होगा। लेकिन इंडस्ट्री का दर्जा नहीं है, बल्कि होटल को इंडस्ट्री का दर्जा दिया, लेकिन आज भी करीब 10,000 होटल ऐसे हैं जिनकी भूमि रूपांतरण नहीं हुआ, इसलिए उसको एडवांटेज नहीं मिलता। पावर की जहाँ तक सवाल है, एक कॉन्ट्रैक्ट डिमांड होती है कि उतने मेरे को बिजली लेनी पड़ेगी और नहीं लूँगा तो मेरे से दंड के रूप में बचे हुए पैसे और वसूल होते हैं। अब जब कॉन्ट्रैक्ट डिमांड है तो आप सबसे पहले जब बिजली की कमी होती है यहाँ या कोई मशीन ठप हो जाती है, चाहे हाइडल की हो, हाइडल का कोई पानी रोक देता है या थर्मल का है, कोला नहीं है, सबसे पहले इंडस्ट्री को काटते हैं। आप जैसे बिल्कुल सही कहा अशोक जी ने कि पावर एक्शन से पावर लीजिए। अगर मैं रिन्यूएबल एनर्जी बाहर से खरीदता हूँ जो मुझे सस्ती पड़ती है तो वितरण कंपनियां कहती है 24 घंटे अगर आप वहाँ से लेते हो तो हम अलाउ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल छोटे छोटे अटकड़े हैं। जैसा मैंने पूर्व में भी कहा था कि स्मूथ सेलिंग जो होनी चाहिए, विष्णु झा जी ने सही कहा कि स्मूथ सेलिंग जब तक नहीं हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जब तक नहीं हो, जो मोदी जी का नारा है जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, उसको नहीं अपनाएंगे और हम केवल झगड़ते रहेंगे राजनीतिक दृष्टिकोण से, तो किसी भी राज्य का भविष्य उज्जवल नहीं होता। हमने देखा है कि हमारे यहाँ की डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर हैं, उनकी कोई सुनता ही नहीं है उसके मैनेजर की। जहाँ तक बैंकों का सवाल है, एमएसएमई की बात जैसे नरेंद्र जी ने कही क्रेडिट कार्ड की, वो क्यों कही? इसलिए जितना उसको वित्त पोषण मिलना चाहिए बैंक से नहीं मिलता। रिजर्व बैंक ने कहा है कि 10 लाख तक कोलैटरल सिक्योरिटी बगैर लोन दीजिए। अनफॉर्चुनेट पार्ट है, सारे बैंक कहते हैं देते हैं, लेकिन हकीकत में ब्रांच मैनेजर के पास जाओ। मैंने रिजर्व बैंक से कहा था कि आप टाउन हॉल मीटिंग करो तो आपको पता लग जाएगा कोलैटरल 50,000 रुपये मांगते हैं। 10 कार जो सूक्ष्म हमारे यहाँ करीब 3 लाख तो जयपुर में यूनिट है रजिस्टर्ड, 6 लाख के आसपास यूनिट रजिस्टर्ड है, 13 लाख यूनिट एमएसएमई के राजस्थान में। लेकिन अगर उनमें सिक यूनिट का नंबर देखो तो काफ़ी बड़ा नंबर है। तो मेरे ख्याल से जब तक कि हम समग्र दृष्टि से नहीं देखेंगे, अभी हमने कह दिया राइट टू एजुकेशन है, मैं इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ, मेरे बच्चे को लेबर, वहाँ लेबर के बच्चों को एडमिशन चाहिए, राइट टू एडमिशन के हिसाब से स्कूल ही मानते नहीं है। चिरंजीवी योजना की बात कर लीजिए,
प्राइवेट हॉस्पिटल के पास जाते हैं, वो कहते हैं नहीं अब तो हम तो नहीं करते हैं, कोई कंट्रोल नहीं है। यह एजुकेशन का ये हाल है। एजुकेशन में कैपिटेशन फीस मांगते हैं, मनमानी फीस कर रखी है। तो मेरा मतलब कहना है कि जब तक मॉनिटरिंग और जब तक कि इम्प्लीमेंटेशन उनकी मॉनिटरी लक्ष्य जो हमने निर्धारित किए लक्ष्यों का पीछा करना, यह जब तक हम नहीं करेंगे, इंडस्ट्री से तो संवाद ही नहीं है। मुख्यमंत्री साल में एक दफ़ा मिलते हैं टैक्स एडवाइजरी कमेटी में, उसके अलावा कोई संवाद ही नहीं होता। गुजरात में जाइए, गुजरात में हर महीने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से राज्य सरकार की मीटिंग होती है। ये कल्चर है। यहाँ ब्यूरोक्रेसी में आए दिन ट्रांसफ़र होते हैं। आज इंडस्ट्रीज के सेक्रेटरी से हमने कोई बात की, परसों आए तो मालूम पड़ा वो तो ट्रांसफ़र हो गए। जबकि गुजरात के अंदर एक कल्चर बना हुआ है कि एक IAS अफसर RFC में उस गुजरात की फाइनेंस कंपनी में जाएगा तो एक SDC में थोड़े ट्रांसफ़र जाएगा, इंडस्ट्रीज में आएगा, डायरेक्ट माइंस में जाएगा तो माइंड सेट हो जाता, इंडस्ट्री फ्रेंडली हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट है तो यहाँ का जब तक ये केंद्र से हमारे संबंध मित्रतावश नहीं होंगे तब तक केंद्र से पैसा, विकास के लिए पैसा चाहिए तो GDP का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने GDP का 3% तक लोन लेना अलाउ कर दिया। मैं कहता हूँ ये बंद कर देना चाहिए और वापस 2% पे ले आना चाहिए, जिससे ये विकास के लिए लोन पे आधारित नहीं हो बल्कि बचत पे आधारित हो। फ्री बीज हम करोड़ों रुपए टैक्स का देते हैं। कभी टैक्स पेयर से पूछा है क्या कि आप जो खैरात बांट रहे हो ये किसके पैसे से बांट रहे हो? ये सही है कि जातिगत जनगणना की बात सब करते हैं, रिजर्वेशन की बात करते हैं। तो मेरा मानना है कि समग्र विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए राज्य और केंद्र के अंदर मिला जुला व्यवहार होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति हमारी समदृष्टि होनी चाहिए जिससे हम अधिक से अधिक फायदा उठा सकें। अभी विजय गोयल जी कह रहे थे कि हमारे 25 MP हैं लेकिन वो राजस्थान का भला नहीं कर पाए। अरे राज्य सरकार अगर उनको पेश करे, उनको योजनाएं अपनी बताए, उनको परसों करने को करे, लगातार उनसे मीटिंग करे जैसे अन्य राज्य करते हैं तो उनको पता चले। अन्यथा तो जो उनको रुपया मिलता है वो अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर या अपने इलेक्शन एरिया में खर्च करते हैं, लेकिन वो भी खर्च भी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होता है। अब स्टेट गवर्नमेंट अगर उसमें लूकवार्म होगी तो फ़ायदा कैसे मिलेगा? तो मेरा कहने का उत्तर यह है, राजस्थान निश्चित तौर पर विकास का शील बना है, पिछड़े से आगे बढ़ा है, लेकिन अभी भी बहुत आवश्यकता इस बात की है कि राजस्थान को नंबर 1 हमको बनाना है। तो स्कीम के आधार पर नहीं बनेगी, स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन, उसकी मॉनिटरिंग के आधार के ऊपर हम नंबर 1 बनेंगे। ये सही है कि रिको ने रिप्स स्कीम हम बहुत बात करते हैं कि साहब बड़ी फ़ायदे की स्कीमें हैं, लेकिन बड़ी विडम्बना इधर आ रहा है उसमें भी, या तो कैपिटल इंसेंटिव ले लो या तो सब्सिडीज़ ले लो। लेकिन अगर एक सेक्टर से आप 5 सेक्टर में वही अमाउंट और वही एम्प्लॉयमेंट गारंटी अगर देते हो तो अब खाली एक सेक्टर में मिलेगा। अगर मैं 3 साल में इंडस्ट्री लगा लेता हूँ तो मुझे इंसेंटिव मिलेंगे वो 10 वर्ष में मिलेंगे। अरे जब मैंने 3 साल में लगा लिया तो जो इंसेंटिव देना 3 साल में पूरे देने चाहिए। ऐसी बहुत सी बातें हैं, लेकिन अंत तक हो तो अब तो चूँकि इलेक्शन है, अब नई गवर्नमेंट आएगी, ये आते हैं दूसरे आते हैं। मेरा मानना है कि वो स्कीमों को चालू रखें। प्राइम मिनिस्टर ने कहा भी है कि राज्य सरकार के योजनाएं हैं, अगर हमारी सरकार आती है तो हम उन योजनाओं को बंद नहीं करेंगे। ऐसी कौन-कौन सी इंडस्ट्रियल फ्रेंडली योजनाएं चाहता है जो राज्य सरकार को कंटिन्यू रखनी चाहिए, जो भी गवर्नमेंट है? हमने कहा है जो सोशल स्कीम्स हैं, इंडस्ट्रियल स्कीम्स हैं, इंडस्ट्रियल स्कीम्स में तो सुधार करते हुए उनको करना चाहिए। हमने घोषणा पत्र दिया है, घोषणा पत्र में क्या होना चाहिए उसमें बहुत सी बातें लिखी है। उसमें इन्वेस्टमेंट सर्वे की बात लिखी है, हमने इंडस्ट्रियल एरिया कैसे बने उसकी बात की है, दस्तकारों की बात की है, माइनिंग का एरिया, माइनिंग के अंदर फाइनेंस नहीं होता, इसके लिए राज्य सरकार अपनी कोई
फाइनेंशियल एजेंसी बनाए, जैसे अगर बैंक लोन नहीं देते हैं तो वो लोन दे। माइनिंग के सेक्टर में राजस्थान मिनरल में बहुत रिच है। इन सब बातों का हमने उनको लिखा है और मैं समझता हूँ कि अब जो भी सरकार आएगी निश्चित तौर पर इन सब बातों को आपके ट्यूब के थ्रू अगर ये सरकार भी देखेगी, व्यूअर्स भी देखेंगे, एक जज्बा बनेगा, एक आवाज़ बनेगी, ऐसा हमारा मानना है। हम मैं ये आपसे कि इस व्यापारियों की आवाज़, इंडस्ट्रीज की आवाज़ हम उठाते रहेंगे और गवर्नमेंट को जगाते और डिपार्टमेंट को भी जगाते रहेंगे। आर.एस. जेमिनी साहब से मैं वापस आऊँगा, 1 से 2 मिनट आप बताएं कि जी प्लीज़। केंद्र सरकार ने ये भी कहा है, सीतारमन जी जब यहाँ आई थी, पीयूष गोयल साहब चैम्बर में आए थे, सीतारमन जी से एक पब्लिक मीटिंग में बात हुई थी, हमारे सब ऑफिस बीयर थे, जेमिनी जी भी थे, सारी जितने बैठे हैं सब मौजूद थे। हमने उनसे कहा था अब समय आ गया, जीएसटी के 4 दरें जो हैं, इन दरों को 2 दर करिए, 5% और 15-16%, और इसके जो जटिलताएँ हैं उन जटिलताओं को दूर करिए। और रजिस्ट्रेशन के बाद जैसा जयमिनी जी ने कहा, हमने कहा जैसा इनकम टैक्स के अंदर आप कहीं भी बिजनेस करो, एक जगह रिटर्न जो यहाँ से देते हो उसी तरह से एक फाइलिंग हम एक जगह से करें, और अगर 10 जगह हमारे धंधे हैं तो उनको हम XYZ नाम दे करके सेंट्रल प्रोसेसिंग जीएसटी का भी कराएं तो मेरे ख्याल से सुलभ होगा। जी बहुत बढ़िया। जयमिनी साहब को मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी आप कौन सी इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं, उस इंडस्ट्रीज के बारे में 1 से 2 मिनट में आप। देखिए, मैं केबल बनाता हूँ, पाइप बनाता हूँ और सिग्नल लिंक के आइटम्स बनाता हूँ। मैं आपको निवेदन कर दूँ, आज जैसे राजस्थान में आज क्या हुआ, अभी ये इंडस्ट्रीज में कोयला लगता है, कोयले पे अभी इन्होंने जो है रुकावट डाली है कि भाई कोयले से फर्नेस नहीं चलेंगे। तो अब इसके लिए रुकावट तो आप डाल रहे हैं, उसका सोर्स क्या है? गैस। अब गैस अभी तक लाइन ही नहीं है, तो आप बताइए, उनको नोटिस दे दिए कि आप ये बंद करिए। जब हम अभी मिले कमिश्नर से जाके, जब करा के उन्होंने एक्सटेंशन किया है, लेकिन हम उनसे कह रहे हैं साहब हमारे लिए ये तो बताइए कि हम बंद तो कर दें, फिर चलेगी कैसे वो? तो ये व्यवधान, ये रुकावटों के बारे में सरकार सोचती नहीं है। मैं आपसे निवेदन कर दूं, जहाँ तक सवाल ये, इंडस्ट्रीज को अगर बढ़ावा मिलेगा तो एम्प्लॉयमेंट की समस्या भी खत्म होगी, राजस्व भी बढ़ेगा और सब कुछ बढ़ेगा। ये तो है इंडस्ट्रीज की बात। दूसरी बात में जैन साहब ने अभी बात कही, बहुत सही बात कही, जाति से जो संबंध है ये ऐसा विष है, ये विष, मैं इसको जहर कहता हूँ। घी डालना है, इसमें हाथ जलाना है। इसमें जो है अभी क्या है, टिकट किसको मिलेगी साहब? उस क्षेत्र में जाट इतने हैं, ब्राह्मण इतने हैं, फलाने इतने हैं, उसको मिलेगा महत्व, फलाने को मिलेगा। ये जाति मतलब टिकटों में बांटने में तो जातिकरण, नौकरी करो तो जातिकरण, कहीं पे रिजर्वेशन करो तो जातिकरण, पढ़ाई पढ़ने जाओ तो जातिकरण। यार ये जाति, मैं ये बता दूं, अंत तो आएगा इसका। इंडस्ट्री लगाओ तो, और इंडस्ट्री लगाओ तो जातिकरण, सबसे भी जातिकरण। यानी इस जाति को ऐसे घोल दिया गया है, ये विष बन गई है। और मैं आपसे एक बात करूं, आज नहीं तो कल, अभी क्या है, क्यों नहीं ये लोग बोलते हैं? क्योंकि वो वोटिंग की राजनीति है, इसलिए जो है इसको और बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये गलत नीति है। आप मदद करनी है, सरकार मदद करे, आदमी मदद करे, जो गरीब है उसके लिए पढ़ाई फ्री करो, किताब फ्री करो, समाज तैयार है, लोग तैयार हैं और पूरी सरकार तैयार हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को ऑब्जेक्शन ही नहीं है। लेकिन जाति से बांट के किसी को बढ़ावा देना, ठीक है, उस समय रही होगी जरूरत, अब इतने साल हो गए, अब इस बात को खत्म करना चाहिए, ये जाति की समस्या का हल करना चाहिए। मैं नहीं समझता कब ये शुभ दिन आएगा कि इस हिंदुस्तान का, और मैं बता दूं, तरक्की भी जब ही होगी, जातिकरण से तरक्की नहीं हो रही है, गिरावट हो रही है, और वैश्विकता बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात ये, आपस में दुश्मनी बढ़ रही है, चाहे व्यापार भी है। अभी क्या सोचता है, आप बुरा मत मानिए साहब, सच बताता हूं आपको, अरे यार वो बनी, मैं अग्रवाल हूँ, अग्रवाल करो यार काम, अग्रवाल से खरीदो माल। ये भाव आ गए लोगों में कि साहब मीना है, मीना मापसर बहुत है, मीना से कहलवाओ, मीना से कहलवाओ तो काम हो जाएगा।
ये जो बात है ये आज नहीं तो कल फैलेगी, मैं आपको इस माध्यम से बता देना चाहता हूँ, और अभी तो बहुत फैलेगी साहब। और इसमें आपस में इतना वैश्वनता हो गई है कि लोग अपने काम कराने के लिए तरीका ये ढूंढते हैं कि यार इस जाति का नेता कौन, उसे पटाओ मामले को, और मामला हो जाएगा। फिर ये बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है, इसलिए जातिकरण बंद होना चाहिए। समाज के लोग सब एक हैं, एक ही जाति है, वो है हिंदुस्तानी, और हम हिंदुस्तानी हैं, बस वो बात होनी चाहिए। आप किस तरह से क्या बोलना चाहेंगे, आप किन मुद्दों पे बात करना चाहेंगे? मैं विशेष तौर पे जयपुर की बात करना चाहूँगा। जयपुर टूरिस्ट प्लेस है, राजस्थान टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ जो मिनिमम जो सुविधाएं हैं, मतलब जैसे पार्किंग की सुविधाएं हैं, मतलब ट्रैफिक की सुविधाएं हैं, और चीज़ें हैं, ये बिल्कुल यहाँ जैसे सिटी में आप जाओ तो बड़ी चौपड़ से चांदी की साल पे जाने में 1 घंटा लग जाता है। तो जो टूरिस्ट जो यहाँ पे आता है, मेरी हवा महल बाजार में दुकान है, गिफ्टिंग के आइटम है, प्रिंटिंग आइटम है, तो वो मैं देखता हूँ कि ऐसी इमेज लेके जाता है कि जयपुर में दोबारा नहीं आना। तो ये मूलभूत सुविधाएं भी जयपुर में नहीं है, तो इन चीज़ों पर अपन ध्यान देंगे, जो ट्रैफिक पुलिस ध्यान देगी, तो ये बहुत बड़ा मतलब अवसर होगा व्यापार का। क्योंकि टूरिस्ट जो आता है, इंडिया में जो टूरिस्ट आता है 1/3 उसका राजस्थान आता है, ऐसे एक कैलकुलेशन है, और उसका भी 1/3 जयपुर में आता है। तो टूरिस्ट का जो जयपुर में बहुत बड़ा बिजनेस का हब है, और उसके लाखों लोग उसके रोजगार पे प्राप्ति है। तो ये चीज़ें कॉमन सुविधाएं यदि गवर्नमेंट उनको उपलब्ध कराती है, तो यह जयपुर का निश्चित तौर पे, राजस्थान का निश्चित तौर पे व्यापार बढ़ेगा, व्यापार से गवर्नमेंट की इनकम भी बढ़ेगी, राजस्व भी बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। सर अभी क्या है, इन्होंने क्या किया कि इनकम टैक्स का और इनका मतलब कहाँ से चुपचाप में कौन इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है करके ये सिस्टम चालू कर दिया, जो भी इनकम टैक्स असेसमेंट होते हैं। अब वो क्या हो रहा है कि वहाँ से नोटिस आ रहे हैं लोगों को, व्यापारी को मतलब नहीं कराया जा रहा है। अब वो ऐसा बेवकूफ़ी के नोटिस आ रहे हैं, जो कि चीज़ अवेलेबल आपने दे दी फिर भी आ रहे हैं। ये गोयल साहब ज़्यादा बता पाएंगे आपको, फिर बता दूं मैं आपको साहब। तो उसमें क्या है कि ये व्यवस्था उल्टी खराब हो रही है। अच्छा अब क्या हो रहा है, उनको पता तो लग जाता है, सब पता लगा लेते हैं, और इनडायरेक्टली उसको परेशान कर, उनको पता लगने लग गया, और वो खबर आने लग गई। ये सिस्टम फुल प्रूफ नहीं है। इसके लिए मेरी राय ये है कि जैसे मान लीजिए कोई नोटिस आता, कोई बात हो, यहाँ की जो लोकल अथॉरिटी है, उन कमिश्नर जो भी यहाँ इनकम टैक्स हैं, उनको पास में अपॉर्चुनिटी दी जाती है, जाके तुम वहाँ एक्सप्लेन कर दो या बता दो। कुछ ऐसा सिस्टम बनना चाहिए जिससे कि उसकी जो दादागिरी है चुपचाप वाली, वो को क्लैश किया जा सके, और जो अननेसेसरी जो ऑब्जेक्शंस है उनको रिमूव कर दिया जाता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है साहब, मैं आपको तो हाँ, ये गोयल साहब को ज़्यादा मालूम है। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारे राजस्थान की एक हिस्ट्री रही है कि हर इलेक्शन के बाद में कोई ना कोई पार्टी चेंज होती है, और उसमें जो इंडस्ट्री पॉलिसीज़ लाई जाती हैं या इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसको कहीं ना कहीं डिफरेंट विचार से और ये सोचा जाता है कि उसको ना देख के उसको फिर चेंज करें। तो ये एक सबसे बड़ी मार है हमारी इंडस्ट्री के लिए, जिसको कि मैं चाहूँगा कि आने वाले कोई भी गवर्नमेंट आए, चाहे ये गवर्नमेंट आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे कोई भी आए, मेरा ये कहना है कि इंडस्ट्री को, जो कि बैकबोन ऑफ द इकनॉमी है और राजस्थान की ग्रोथ पूरा डिपेंड करता है, इसको देखते हुए सारी पॉलिसी को उसी तरह से चलाया जाए, और उसके अंदर इम्प्रोवाइज जो उतना कर सके उसको करना चाहिए। ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट है फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्री पॉलिसी बनाते वक्त में इंडस्ट्री वालों से पहले पॉलिसी बनानी और उसके बाद पॉलिसी बनानी। विपुल संभावनाओं वाला राज्य राजस्थान, बहुत अच्छी आर्थिक और प्रगति के और बढ़ सकता है, बशर्ते नीति सही हो और नीयत सही हो। नीतियाँ बनाते बहुत हैं, धरातल पर उनको उतार नहीं सकते। व्यापारी के साथ, उद्योग के साथ लगातार समन्वय हो, संवाद हो, और जितनी भी पॉलिसीज राजस्थान में बने वो उद्योग और व्यापार की फ्रेंडली हो। टूरिस्ट एक बहुत बड़ा बिजनेस है, टूरिज्म बहुत पोटेंशियल बिजनेस है, उसके ऊपर अधिक से अधिक सरकार की योजनाएं इस प्रकार की बने कि टूरिज्म में टूरिस्टों के लिए किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। बड़े बड़े, जैसे आज विदेशों में हम जाते हैं तो बड़े बड़े मार्केट्स
टूरिस्ट के लिए बने हुए हैं, वहाँ टूरिस्ट जाता है, अपनी शॉपिंग करता है। इस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, जिस प्रकार छोटे छोटे देशों ने, जैसे वियतनाम अभी हाल ही में आज़ाद हुआ है, अभी थोड़ा सा ही पुराना कंट्री है और काफ़ी संघर्षों के बाद बना है, लेकिन उन्होंने भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत बड़ा ध्यान दिया है, जो राजस्थान में देखने को नहीं मिलता। जैसा कि जैमिनी साहब ने और हमारे चेयरमैन साहब केएल जैन साहब ने कहा है, दो बहुत बड़े इशू टैक्सेशन के। पहला इशू तो जीएसटी को लेके है कि आज इतना उन्नत हमारी टेक्नोलॉजी हो गई है, उसमें स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन जीएसटी का होना और अलग अलग जगह रिटर्न जाना अपने आप में कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। हम एक जीएसटी नंबर जो कि इंडिया में कहीं पे भी लिया जा सकता है, उसके बाद में उसको स्टेट वाइज रिटर्न जा सकती है, तो उनको कहीं पे भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और सरकार ये इसलिए नहीं करना चाहती है कि वो अलग अलग स्टेट के वो मुट्ठी में रखना चाहती है, उस रेवेन्यू को ब्लॉक करना चाहती है। यदि आप इसमें व्यापारी और उद्योग की स्थिति देखो तो उनका जीएसटी का बहुत बड़ा अमाउंट जो आईजीएसटी के रूप में है, सीजीएसटी के रूप में है, वो उनके पास में ब्लॉक अमाउंट की तरह से पड़ा हुआ है। मैं स्टेट में काम करता हूँ तो मेरे को स्टेट जीएसटी का तो मैं इनपुट ले लूँगा, सीजीएसटी का इनपुट मेरे को इसलिए नहीं मिलेगा कि मेरा अभी तक काम नहीं है, आईजीएसटी का इनपुट मेरा ब्लॉक में पड़ा हुआ है। तो यदि ये समस्या खत्म हो जाए, एक जगह रिटर्न जाने लग जाए, तो व्यापारी का जो बेकार में जीएसटी में ब्लॉक है जीएसटी का पैसा, वो उसको इनपुट के रूप में मिलने लग जाए और बार बार उसको अलग अलग स्टेट में नहीं जाना पड़े। अपीलेट ट्रिब्यूनल कंप्लाइंस इतनी ज़्यादा है जो कि मंथली लेवल के ऊपर है, इतनी ज़्यादा कंप्लाइंस है कि वो अदर स्टेट में कर ही नहीं सकता। इसलिए वो कोशिश क्या करता है कि वो काम ही नहीं करे बाहर, या काम करे तो किसी और के साथ में टाई अप करके काम करे। ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। इस टेक्नोलॉजी के राज में जब आप इनकम टैक्स में ये कर सकते हो, कस्टम में ये कर सकते हो, तो फिर वहाँ कोई दिक्कत नहीं है कि जीएसटी में ना हो, लेकिन ये केवल इच्छा शक्ति की बात है। सेकंड इश्यू जो बहुत इंपॉर्टेंट जैमिनी साहब ने उठाया वो है फेसलेस। जो इनकम टैक्स में फेसलेस हुआ है, फेसलेस असेसमेंट, अपील, सारी चीज़ें फेसलेस की है। जब इसको सरकार लाई थी तब ये बातचीत आई थी कि वो असेसी को ये अपॉर्चुनिटी देगी कि वो किसी पर्सन को फिजिकली अपनी बात समझा सके। कई बार वो जो लिख के देता है वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं हो पाता है, न वो अधिकारी समझ पा रहा है और न असेसी उसको समझा पा रहा है। तब ये बातचीत हुई थी कि एक लोकल यूनिट बनाई जाएगी, लोकल यूनिट होनी चाहिए और इसकी पावर असेसी को देनी चाहिए कि वो फेसलेस के साथ में अपनी बात कहने के लिए लोकल यूनिट के पास जाना चाहता है क्या। यदि वो जाना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, तो लोकल यूनिट उसको सुने और उसको वो फिर आगे फॉरवर्ड करे। मिसयूज का भी संदर्भ आता है क्योंकि मिसयूज हो जाता है। मैं आपको इसमें क्या है साहब कि मिसयूज इसलिए नहीं हो सकता कि लोकल यूनिट केवल सुनेगी और सुन के उसको फॉरवर्ड करेगी। असेसिंग अथॉरिटी तो कहीं और बैठी है फेसलेस की तरह से, देयर इज अ नो प्रॉब्लम। लेकिन जो हरेसमेंट टू द असेसी हो रहा है कि उसके पास नोटिस के नोटिस आ रहे हैं, वो आदमी अपना फेसलेस में जो उसके पास में पोर्टल है उसमें उसकी फाइल ही नहीं जा पाती है, फाइल 5 MB से छोटी जाती है, उसके पास कहने के लिए 100 MB से ज़्यादा की चीज़ें हैं, वो उसको सबमिट ही नहीं कर पा रहा है। किसके पास वो सबमिट करेगा? उस सबमिशन के बाद में उसका रिजल्ट क्या हुआ वो उसको नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने उसको फिक्स रूम कर रखे हैं कि केवल उसको उन्हीं क्वेश्चंस के जवाब देने। यदि वो अपनी तरफ से कुछ एडिशन करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, और उनसे कोई जवाब मांगना चाहे तो जवाब मांगने का उसके पास में कोई साधन नहीं है कि वो किसी तरह का जवाब दें। वो अपना ही जो चाहेंगे वो करेंगे। तो ये वन साइडेड हो गया, जो कि व्यापार के हित में भी नहीं है और एसएससी के हित में भी नहीं है। थैंक यू। मैं अरुण जी पे आता हूँ। जी अरुण जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जैसा बात हो रही है आपकी, पिछले लगातार 1 घंटे से हमारे अध्यक्ष महोदय केएल जैन साहब और जैमिनी साहब भी गए, और उन्हीं की बातों को आगे बढ़ाते हुए अभी नरेंद्र जी ने भी कहा था एमएसएमई और फाइनेंस वाला मेन फैक्टर है। सेंट्रल से पॉलिसी आती है, जैसे आज की ये है कि 2 करोड़ रुपया तक कोलेटरल फ्री लोन मिला। ऐसे में वो बैंक जो लोकल यहाँ आते हैं या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो उसको, इसके लिए आप
सेंट्रल गवर्नमेंट से आपके चैनल के मार्फत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर SOP लागू होना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज फैसिलिटेशन सेंटर बनाए, एजुकेशन बैंकिंग का एजुकेशन दिया जाए जिससे लोग अवेयर हो कि हमको कहाँ क्या सुविधा मिले। दूसरी बात, मैं सबसे बड़ा पॉइंट ये सोशल सिक्योरिटी की हमारी जो डिमांड लगातार चली आ रही है, विजय गोयल जी भी बोले थे, सोशल सिक्योरिटी जो व्यापारी आज ज़िंदगी भर कमाता है, करता है, खटता है और रिटायरमेंट की एज में जब उसके बच्चे भी आज अपने सिंघानिया जी, विजयपत सिंघानिया जी का और हर जगह सब लोग जानते हैं क्या हाल होता है। ऐसे में मैं अनुरोध करूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और विशेष स्टेट गवर्नमेंट, विशेषकर सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें रोल है, क्योंकि अब GST लागू हो चुका है, 6 साल से ऊपर हो गया। ऐसे में जो जितना GST देता है और जो जितना इनकम टैक्स देता है, दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, उस हिसाब से उस रेशियो में जब आदमी रिटायर हो जाए तो उसको पेंशन के रूप में उनको पूरे जीवन भर सोशल सिक्योरिटी मिले, जिससे उसका जीवन यापन में कोई तकलीफ। जी जैन साहब आप बताइए। देखिए, अभी 2 ज्वलंत मुद्दे और हैं इंडस्ट्री के। एक वर्ड है सेस, CESS, और फायर सेस, अर्बन सेस, लैंड सेस। ये सेस बोल के इतने बड़े बड़े टैक्स आरोपित कर दिए जाते हैं उद्योगों पर, जो बहुत तकलीफ देते हैं। अभी आपने देखा होगा फायर सेस पे बहुत बड़ा आंदोलन भी हमने किया था, और उस आंदोलन के बाद जो फायर सेस लागू हुआ था उसको रिस्ट्रक्चरिंग के लिए DLB को भेज दिया गया था। लेकिन अफसोस की बात है कि सरकार के होते हुए, उसकी जानकारी में होते हुए, रिस्ट्रक्चर होके जो फायर सेस का नोटिफिकेशन नया आया है उसमें रेट में कोई चेंज नहीं किया गया। 50 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से अगर किसी इंडस्ट्री को फायर सेस देना पड़े और उस इंडस्ट्री में 1.5 2 करोड़ रुपए के नोटिस जाएं, तो ये मैं समझता हूँ स्टेट के लिए बड़े शर्म की बात है। सरकार को इसको दोबारा देखना चाहिए और 2 रुपये मीटर से ऊपर फायर सेस नहीं होना चाहिए, और उसकी भी एक अपर लिमिट हो। MSME पे मैक्सिमम 20,000 और बड़ी इंडस्ट्री पर मैक्सिमम 50,000, इससे ज़्यादा फायर सेस होना नहीं चाहिए। आग लगती है तो ये मूलभूत अधिकार है हमारा कि सरकार उसको बुझाए, वो व्यवस्था सरकार करे। फिर भी इंडस्ट्री करती है, उसके बावजूद अगर फायर सेस लगाया जाता है तो ये इंडस्ट्री के साथ अन्याय है, इसको तुरंत खत्म किया जाए। ब्रीफिंग लास्ट में वापस आप पे आते हैं। आप किस तरह से गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को कितने पॉइंट देना चाहेंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट को GST की व्यवस्थाओं की बात आप किस तरह से आप देख रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सम टोटल समग्र विकास के हिसाब से तो मैं कहूँगा कि भारत ने आज विश्व के अंदर एक अपना नाम स्थान बनाया है, जो इकोनॉमिकल जो ग्रोथ हुआ है और इकोनॉमिक दृष्टि से आज हम 5वें पायदान में हैं। और इसी प्रकार अगर भारत सरकार की नीतियां रही, जो सब टोटल सभी नीतियां, उड्डयन नीति भी, आर्थिक नीति भी, विदेश नीति भी, कल्चर नीति भी, जितनी भी नीतियां हैं, जितने मंत्रालय की नीतियां हैं, वो नीतियां अगर यथावत रहती हैं तो निश्चित तौर पर भारत आज, आप सोचिए कि भारत आज इसरो के माध्यम से कमाई का साधन बन गया, एक खर्चे का नहीं। ये बहुत बड़ी बात। तो मेरा मानना है कि इसी प्रकार रहे तो हम तीसरी पायदान पर होंगे, निश्चित बात। जहाँ तक राजस्थान का प्रश्न है, राजस्थान उभरता हुआ स्टेट है। आज राजस्थान इस मंजिल पर पहुँचा है कि निर्यात 90 में करीब 390 करोड़ का था, वो आज निर्यात 73,000 करोड़ का है, और लक्ष्य है करीब 1 लाख करोड़ का। निश्चित तौर पर राजस्थान में निवेश बढ़ा है। फर्क इतना ही है कि जैसे इन्वेस्टमेंट समिट हुई, उसमें 13-14 लाख करोड़ रुपए के अनुबंध हुए, लेकिन उन अनुबंधों को विशेष परिस्थितियों से और जिन लोगों ने अनुबंध किए उनके प्रति लगातार एक नफरत का वातावरण देश में हुआ, तो शिथिलता आ गई। उस शिथिलता को और बल्कि उत्साह देना चाहिए, निरुत्साहित करने के अलावा। ये राजनीतिक दृष्टिकोण को इंडस्ट्री से नहीं मिलाना चाहिए। औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। हम समझते हैं कि राजस्थान भी तरक्की करेगा, हिंदुस्तान भी, भारतवर्ष भी तरक्की करेगा। अब हिंदुस्तान तो कहना ठीक नहीं, भारतवर्ष कहना चाहिए कि सदियों से ये देश भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। इसलिए भारतवर्ष भी तरक्की करेगा, हमारा प्रदेश राजस्थान भी तरक्की करेगा, जिसका 2/3 हिस्सा रेगिस्तान है।
उस रेगिस्तान को नखलिस्तान बनाने के लिए प्रकृति ने हमको गर्मी भी दी है, ऐसी भीषण गर्मी दी है कि रिन्यूएबल एनर्जी का हम बना सकते हैं, सूर्य की ताप घर हम बना सकते हैं। 230 के अंदर हम एनिमेशन करते हैं 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी हमारे यहाँ संभव होगी। 2030 तक हम 200 गीगावाट बिजली का उत्पादन अल्टरनेट सोर्स से करेंगे। गैस की पाइपलाइन हमारे है, नखलिस्तान हो जाएगा जैसलमेर बाड़मेर एरिया, क्योंकि रिफाइनरी आ रही है। अब वो कितनी जल्दी आती है ये इस पर निर्भर करता है कि आने वाली सरकार उसमें कितना द्रुतगति से काम करती है। मेरा ऐसा मानना है कि जिस प्रकार केंद्र में तत्काल प्रभाव से काम होता है, उसी प्रकार राजस्थान में भी तत्काल प्रभाव से काम होगा तो निश्चित तौर पर हमारा प्रदेश ऊंचाइयों को जाएगा। और हमारी जो जीडीपी अभी हम आंकते हैं 10-11% जीडीपी जीडीपी जो राज्य के हम जीडीपी ग्रोथ मान के चल रहे हैं, अब वो वास्तविक है या नहीं है वो आंकड़ों से सिद्ध करने की आवश्यकता है। लेकिन फिलहाल फिर भी हमने बहुत तरक्की की है और तरक्की की हमेशा एक निरंतर प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया से हम निश्चित तौर पर आगे की ओर बढ़ेंगे, ऐसा हमारा डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो भारत सरकार की है उसमें डिसइन्वेस्टमेंट जितना जल्दी हो और जितना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से प्राइवेट सेक्टर में अंदर जाएंगी तो मेरा मानना है कि हम व्यावसायिक तौर पर, निर्यात के तौर पर सभी क्षेत्रों में ज़्यादा उन्नति कर पाएंगे। अब मैं आपको उदाहरण दूँ, जयपुर के अंदर हम या तो कोटा या तो जाते थे दिल्ली या बम्बई या कलकत्ता। आज जयपुर से हम करीब 36 डेस्टिनेशन पे जाते हैं। एक एयरलाइंस होती थी एयर इंडिया या इंडियन एयरलाइंस, वो बाद में मर्ज होकर के खाली एयर इंडिया रह गई। आज कितने प्राइवेट सेक्टर के गो एयर है, इंडिगो है, टाटा की 3-4 कंपनियां हैं, स्पाइस जेट है और डेस्टिनेशन कितने बढ़ गए। जयपुर से विदेश जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं था। आज हम जयपुर से साउथ एशिया के कितनी कंट्रियों को जा सकते हैं और निकट भविष्य में उम्मीद करते हैं कि कनेक्टिविटी जयपुर से अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस ये भी संभव हो पाएगी, ऐसा हमारा मानना है। जैन साहब के साथ मैं सभी व्यापारी बंधुओं का भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस चर्चा में पार्टिसिपेट दिया, अपना बहुमूल्य टाइम दिया। और मैं ये आपको इंश्योर करता हूँ कि व्यवस्थाएं चेंज होगी और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है व्यापारी फ्रेंडली होनी चाहिए। व्यापारी को कहीं ना कहीं चोर रखे तो लुटेरा नहीं समझ के उसको कहीं ना कहीं दोस्ती करनी चाहिए उद्योग को, व्यापार के साथ उद्योग, व्यापार और गवर्नमेंट एजेंसियों को आपस में। इस चर्चा को कहीं ना कहीं हम सेकेंड राउंड में और थर्ड राउंड में और रेगुलर करते रहेंगे। सरकार बैठे नहीं बैठे, मैं आपको इंश्योर करता हूँ हर महीने एक बार आपकी आवाज़ के साथ ये चर्चा होगी और सभी डिपार्टमेंट तक उन तक आवाज़ बुलंद की जाएगी। नहीं सुनेंगे तो बजाया जाएगा, उनको अच्छी तरह उनको समझाया जाएगा जिससे इंडस्ट्रीज़ की डिमांड को समझ सके और इंडस्ट्रीज़ के साथ व्यापार को, उद्योग को, व्यवसाय को ग्रोथ कर सके और ये सारी व्यवस्थाएं वापस से राजस्थान को वाइब्रेंट कर सके। धन्यवाद आप सभी।
हैं।